हेलो एवरीवन, एनआईएस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। एससीओ न्यूज में क्यों है अभी? जो हम लोग अभी एससीओ का सितंबर में एससीओ का सबमिट होने वाला है, हेड ऑफ द स्टेट का सबमिट होने वाला है और इसी सबमिट में दो नए मेंबर जुड़ने वाले हैं। एक्चुअली में ईरान पहले से जुड़ चुका है, बस उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन, फुल एंड फाइनल डिक्लेरेशन उसका इस सबमिट में हो जाएगा। और एक नया मेंबर कौन? बेलारूस। बेलारूस अपना यहाँ पे मेंबरशिप का जो प्रोसेस है उसका इस सबमिट के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। तो ईरान और बेलारूस जो है वो नया एडिशन हो जाएगा, यानी कि अभी टोटल एससीओ में कितने मेंबर हैं? एससीओ में 9 मेंबर हो चुके हैं ईरान को मिलाकर, और 10वां मेंबर कौन बनेगा? बेलारूस। बेलारूस जो रसिया का एक बहुत अच्छा पार्टनर है, वो इसका 10वां मेंबर बन जाएगा। और सितंबर में इसका सबमिट कहाँ होने वाला है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अभी करंट में एससीओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग। ये एक चाइनीज डिप्लोमेट है, वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। और इंडिया शायद 2023 में इसका एससीओ समिट को होस्ट करने वाला है। लास्ट ईयर जब 96 में हुआ था तो ईरान को एग्री हो गया था ज्वाइन करने के लिए कि ईरान ठीक है ज्वाइन कर लेगा। लास्ट ईयर जो समिट हुआ था उसी में ईरान के पे एग्री हो चुका है, बस उसका फॉर्मल एक अनाउंसमेंट होना बचा हुआ है। और बेलारूस का है वो अपना मेंबरशिप प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है, जो इस बार फुल एंड फाइनल उसका भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये अभी न्यूज में चल रहा है। क्या अब हम लोग देखेंगे एससीओ का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के सेंटर में रखते हुए इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेज है, एससीओ में क्या चैलेंजेज है, एससीओ का बैकग्राउंड क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। जैसे इंडिया के लिए एससीओ एडवांटेज भी है, चैलेंजेज भी है, सारा कुछ है, तो ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं एससीओ जो है मेन मेन जो ब्लू है वो मेन मेंबर स्टेट है, जो फुल मेंबर है ये सब मेंबर स्टेट। और ये दोनों फुल मेंबर बना है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 2017 में फुल मेंबर बना है। उससे पहले बाकी जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रसिया और चाइना, ये 6 मेंबर जो हैं वो एससीओ के फाउंडिंग मेंबर हैं। इससे पहले उज्बेकिस्तान को जोड़ने से पहले संगाई 5 था, जिसको क्या बोला जाता था? संगाई 5। ये एक्चुअली में 1996 में फॉर्म हुआ था और 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हो गया, तो इसका नाम पड़ गया एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे कंफ्यूज ये मत होना कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम है तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में होगा, नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। तो ये सारे यहाँ पे बहुत सारे डायलॉग पार्टनर कंट्रीज भी हैं, नेपाल है, टर्की है, आर्मेन, ये सारे जो हैं वो बेलारूस से पहले डायलॉग पार्टनर कंट्री था, लेकिन अब ये मेंबरशिप मेंबर बनने जा रहा है। कुछ का ऑब्जर्वर स्टेटस है, कुछ एसेडिंग मेंबर बनने का प्रयास कर रहे थे। जैसे इसमें दिखाया गया पुराना मैप है, तो इसमें दिखाया गया है कि ईरान जो है वो मेंबर बनने के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अब ईरान मेंबर बन चुका है। तो ये सारा यहाँ पे है, इस मैप में सारे दिखाए गए कौन कौन उसके डायलॉग पार्टनर हैं, कौन ऑब्जर्वर स्टेटस किसका है, कौन गेस्ट पार्टनर हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि एससीओ है क्या। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट जुड़ा हुआ हो, जैसे भारत सरकार, चाइनीज गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, सारे जो स्टेट हेड होते हैं वो इसमें सबमिट में जाते हैं सारा कुछ। तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो एससीओ वही है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। यूरेशिया क्यों? क्योंकि अगर आप रसिया को देखो तो रसिया यूरोप और एशिया दोनों में है। बहुत सारे कंट्री क्या है यूरोप को भी कनेक्ट करते हैं इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं, तो इसलिए इसको यूरेशिया, उस एरिया को क्या बोला जाता है? यूरेशिया। तो ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में इसका कौन सा पार्ट है? इसका मिलिट्री को क्या बोला जाता है? इसके पार्ट को रैट्स। ये रैट्स जो है वो इसका मिलिट्री पार्ट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज। रशियन और चाइनीज का ऑफिशियल लैंग्वेज है, और एससीओ को रशियन और चाइनीज डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये चाइना और रशिया डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसका लैंग्वेज भी इवन की रशियन और चाइनीज है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। अगर आप देखें तो इससे पहले संघाई 5 था 2001 में। एससीओ बनने से पहले संघाई 5 था जिसमें 5 मेंबर थे।
कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। तो ये कब बना था? 1996 में बॉर्डर डिमार्केशन हुआ, डिमिलिटराइजेशन टॉक्स हुआ। इसके बाद 4 जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक हैं, जो आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रसिया, ये सब फॉर्मर यूएसएसआर के मेंबर हैं, रसिया जो है। और इसमें एक और चाइना आया, और ये एक बॉर्डर स्टेबिलिटी के लिए सब जो है, जो चाइना का बॉर्डर कंट्री है, स्टेबिलिटी के लिए बना संघाई, जिसका नाम पड़ा संघाई 5। इसमें 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हो गया, और ये अब संघाई 5 से क्या बन गया? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गया। इसके बाद फिर अब 2021 में ईरान ऐड हो गया। मे भी 2022 में अब बेलारूस भी ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें टोटल कितने मेंबर हो गए? 10 मेंबर इसमें हो गए। इसके 2 परमानेंट बॉडीज हैं। पहला कौन है? एससीओ सेक्रेटेरिएट, जो कि बीजिंग में इसका सेक्रेटरी। दूसरा कौन है? एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है रैट्स। ये एससीओ का मिलिट्री स्ट्रक्चर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद में। ये इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इसलिए एससीओ को नाटो का भी एक अल्टरनेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या उसका नाम क्या है? रैट्स। तो और इसका मेन एम क्या है? रैट्स का मेन एम क्या है? सेपरेटिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म को कम करना, इस सबको टैकल करना। ड्रग ट्रैफिकिंग से है, जैसे साउथ एशिया में ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आपका जो दोनों साउथ एशिया में ही है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट जो है, वो यहीं पे है, साउथ एशिया में, एशियन में ही है। तो ये सबको ये टैकल करने के लिए ये सारा रैट्स को बनाया गया है। तो एससीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट और नाइबरलीनेस अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स। सारे जो मेंबर स्टेट हैं उनका आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, सब आपस में एकदम भाईचारे के साथ रहें, आपस में दोस्ती के साथ रहें। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये क्या बोलता है कि हम लोग पॉलिटिक्स में, ट्रेड इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, रिसर्च में, सब में क्या करेंगे? कोऑपरेशन, प्रोमोट कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेट करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन हो गया, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब में हम लोग इनहेंस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, इसके लिए क्या बनाया गया? रैट्स। इसका ईयरली लगभग मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है रैट्स के अंडर में, जिसमें इंडिया भी जाता है जब, और पाकिस्तान भी शामिल, इंडिया पाकिस्तान दोनों के आर्मी इसमें शामिल होते हैं। जो ऐसा मौका आता है जहां पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्या है? स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। मीन सारा कुछ रेशनल हो, फेयर हो, सारे को एक साथ लेकर चले, ऐसा यहाँ पे ये प्रयास करते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक वे में हो और फेयर और रेशनल वे में सारे इंटरनेशनल ऑर्डर हो। ये सारा इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट में सारे मेनली पीएम और प्रेसिडेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके नीचे होते हैं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, वही प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ये सारा जो होते हैं। उसके नीचे कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। इधर कौन होता है? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स वगैरह का ऐसा होता है। फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होता है। इसके नीचे कौन आता है? रैट्स का है, रैट्स काउंसिल है, रैट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू रैट्स, रैट्स में हर एक देश का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसी तरह एससीओ सेक्रेटेरिएट में भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक देश का। फिर नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे, जैसे एससीओ बिजनेस काउंसिल, एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम और एससीओ फोरम, ये सब नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। ये सारा कुछ का एक है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर एससीओ का है, जिसमें सबसे हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे चाइना के प्रेसिडेंट होते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जहाँ पे जिस तरह का गवर्नमेंट है उस बेसिस पे यहाँ पे ऐड होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम एससीओ का बात करें तो एससीओ में मोस्टली एससीओ कितना कवर करता है? 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है। एससीओ जो है वो 40% ग्लोबल पॉपुलेशन, 20% ग्लोबल जीडीपी और 22% वर्ल्ड लैंडमास को ये कवर करता है। एससीओ स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है रोल एशिया में, क्योंकि इसका जो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे तो ये पूरे सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करता है और ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रीजन में कंट्रोल करता है। तभी इसको कहीं ना कहीं एंटी यूएस या एंटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है। एससीओ क्या है? एससीओ को देखा जाता है कि ये काउंटर करता है किसको? नाटो को। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है,
आप अगर आप ये कोल्ड वॉर फेज पढ़े हो तो उस समय का नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको एक काउंटर करने के लिए ये इसको देखा जाता है। एससीओ के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एससीओ का मेन मेजर चैलेंजेस क्या है एससीओ का? जैसे टेररिज्म, साउथ एशिया में अगर आप देखो एशियन में तो बहुत ज्यादा टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलिज्म है, सेपरेटिज्म है। ये सब को कंट्रोल करना मेजर एम सबसे बड़ा चैलेंजेस है एससीओ के लिए। इसको कैसे कंट्रोल करें? ड्रग और वेपन्स ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन, ये सारा बहुत बड़ा, जैसे इंडिया खुद इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन से जूझ रहा है। जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं, ये सब इंडिया में आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये इवन की जो रफ्ताली सब क्लोज है, लेकिन यहाँ पे इतना इतना ज्यादा सारे कंट्रीज मेंबर कंट्री के बीच में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, नेशनल इंटरेस्ट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर देश में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये सबसे यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंज है कि सबको साथ में लेकर चले। ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है यहाँ का बेल्ट कल्चर। ये एससीओ को डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में डेमोक्रेसी है। अब इंडिया अगर कुछ मान लो वहां पे डिसीजन लेता है, मे भी यहाँ पे देश में हंगामा होगा, पार्लियामेंट उसको पास नहीं कर पाएगा, तो वो डिसीजन इंडिया लागू नहीं कर पाएगा। उस तरह और पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में भले प्राइम मिनिस्टर हैं वो अटेंड करते हैं, लेकिन वहां पे रूल कौन करता है? वहां का आर्मी। तो आर्मी वहां का जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज बहुत सारे हैं, हर देश का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। यहाँ पे आप क्या हो, रसिया और चाइनीज रखे हुए हो। तो बहुत सारा ये इशूज है, इसको कारण इसको साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है एससीओ को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम इंडिया को अगर हम परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, इंडिया, अब हम लोग को मेजर क्या देखना है? अपने इंडिया को सेंटर में रखा है कि इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंस और इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस में अगर सबसे पहला हम देखो तो क्या है? सिक्योरिटी। जैसे देखो, इंडिया एससीओ का मेंबर बन गया, एससीओ में सेंट्रल एशियन कंट्री है, पाकिस्तान भी आ गया, और इंडिया ये क्या है? रैट का मेंबर हो गया। तो इसमें ये एक साथ वो ये टेररिज्म जो इंडिया बहुत ज्यादा इसको झेल रहा है, टेररिज्म। अभी क्या आ गया है? रेडिकलिज्म। तो इसके अगेंस्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग, आपका पंजाब हो गया। अभी हाल ही में आप हमेशा न्यूज में देख रहे होंगे, गुजरात के बहुत सारे पोर्ट में करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे ड्रग्स का सेंटर कहाँ था? ईरान से वो चले थे। तो तालिबान, तालिबान एक्चुअली में, तालिबान को मेन सोर्स ऑफ इनकम ही क्या है? तालिबान का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही ओपीएम है। तो ये सब बहुत सारा इशू है जिससे जो सिक्योरिटी जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? एनर्जी। अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखें तो सेंट्रल एशियन कंट्री में एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हम वहां से एनर्जी ले सकते हैं, वहां से एनर्जी सोर्सेज, जैसे वहां पे नेचुरल गैस हो गया, और ये सारे जो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में इतना पैसा इसलिए लगाया था कि इंडिया अफगानिस्तान को गेटवे ऑफ सेंट्रल इंडिया देखता था। कैसे? यहाँ से जैसे ये इंडिया है, इधर यहाँ पे आपका क्या है? चारबाग पोर्ट है ईरान का, ठीक है। तो ईरान के ऐसे मुंबई या गुजरात से ऐसे जाएगा कहाँ? चाबहार पोर्ट। यहाँ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को डेवलप कर रहे थे, यहाँ से रेलवे लाइन डेवलप हो रहा था अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान से ऐसे सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। सेंट्रल एशिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, और उसका सेंट्रल एशिया का इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, डायरेक्ट बॉर्डर कनेक्शन नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे ये किया जा रहा था। तो ये एक एनर्जी के मायने में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अगर हम लोग देखें तो तापी, तापी गैस पाइपलाइन जो बन रहा है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि अफगानिस्तान में क्या आ गया? तालिबान बहुत बड़ा इशू आ गया, पाकिस्तान सपोर्ट नहीं उतना कर रहा है। तो ये अभी पूरी तरह पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, इतना पुराना गैस पाइपलाइन। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हो जाता है। अगला क्या है? जियो पोलिटिकल। अगर हम जियो पोलिटिकली देखें तो इंडिया एक और बड़ा मेंबर, एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। तो इससे इंडिया का जियो पोलिटिकली और लेजिटिमेसी जो है वो बढ़ेगा इंडिया का यहाँ पे। और इंडिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो इंडिया का जो प्रभुत्व है, लेजिटिमेसी है, ये सब जो है, ये अथॉरिटी जो है वो बढ़ेगा। जो पोलिटिकली इंडिया और ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसका और कनेक्शन ज्यादा फैलेगा। उसके बाद ट्रेड का अगर हम देखें तो इंडिया को और बड़ा मार्केट मिलेगा। जैसे मान लो कि एससीओ का कभी एफटीए का बात होता है या कुछ ट्रेड का बात होगा, तो इस पे इंडिया को और ज्यादा मार्केट या वहाँ का और इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा, तो इससे ट्रेड भी इंडिया का बढ़ेगा। और एससीओ जो है वो इंडिया के लिए क्या है? मल्टी अलाइनमेंट्स, यानी कि नॉन अलाइनमेंट्स जो है इंडिया की क्या है? नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो से ये नॉन अलाइनमेंट मतलब कि हम किसी भी ग्रुप का नहीं बनेंगे। इंडिया जब मोदी जी जब आए थे तो बोले कि हम नाम को माम में बदल देते हैं। मतलब नाम क्या है? नॉन अलाइन। मतलब क्या हुआ? हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, किसी ग्रुप के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन बोले कि अब वो जमाना नहीं है, अब हम लोग मल्टी अलाइनमेंट बन जाते हैं।
नाम नहीं, नाम को किसी ने बदल दिए माम, मल्टी अलाइन मूवमेंट, यानी कि अब हम लोग मल्टी ग्रुप के साथ अलाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वेस्ट के साथ अलाइन करें या सिर्फ नो साउथ के साथ अलाइन करें, नहीं, हम सारे ग्रुप के साथ जो हमारे लिए जरूरत होगा हम उसके साथ अलाइन करेंगे। जैसे अगर हम आप देखें तो इसका क्वाड, क्वाड के साथ हम अलाइन किए हुए हैं, जिसे क्या देखा जाता है, जिसे चाइना क्या बोलता है कि ये एंटी चाइना है, ठीक है। उस तरह इंडिया क्या है, एससीओ के साथ अलाइन किए हुए है, ये इंडिया ब्रिक्स के साथ अलाइन किए हुए है, ठीक है। तो ये एससीओ को क्या बोला जाता है कि ये एंटी यूएस है, क्यों? क्योंकि इसमें अब तो ईरान भी आ गया, रसिया है ही, चाइना है ही, बेलारूस भी आ गया, पाकिस्तान भी अभी चाहे अभी रसिया से यूएस से दूर गया हुआ है। तो इसीलिए हम इस हमारा क्या है, हम इसी में क्या हम देखते हैं कि हम मल्टी अलाइंड है, हम कोई एक ग्रुप में नहीं है कि हम कोई, हमारा जो डिप्लोमेसी है वो सारे ग्रुप को पैरेलल बराबर लेकर चलना है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, मल्टी अलाइनमेंट्स, कि अब हम मल्टी अलाइन करेंगे। ये इसका इंपॉर्टेंस इंडिया का कि जो डिप्लोमेसी है वो किसी एक कंट्री की तरफ नहीं, हम अपने रीजनल कंट्री सबके साथ लेकर चल रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट्स में। हम आपके ग्रुप में भी हैं, क्वाड में भी हैं, हम इधर भी हैं, सब में हैं। तो इसलिए ये मल्टी अलाइनमेंट का जो पॉलिसी इंडिया जो है परस्यू कर रहा है उसका ये पार्ट है। अगर हम इंडिया के लिए चैलेंजेस देखें तो इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है एससीओ में, तो सबसे बड़ा चैलेंज अपना पाकिस्तान है। ये ये कभी सुधरने वाला तो है नहीं, कभी नहीं सुधरेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए पाकिस्तान बना हुआ है। जैसे देखो रैट्स हुआ, पिछले साल रैट्स में भी पाकिस्तान कभी कभी ये कुछ नौटंकी कर देता है, ये एक सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है, मीन्स स्टेट टेररिज्म को तैयार करते हैं और वो ये इंडिया में फिल्टर करता है या नहीं। डायरेक्ट वार इसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट वार। वे जो पाकिस्तान अगेंस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दूसरा क्या है, जैसा भी अगर पिछले साल क्या हुआ था कि जब एससीओ के एनएसए का मीट चल रहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का मीट चल रहा था एससीओ में, तो पाकिस्तान के जो एनएसए थे वो अपने बैठे हुए थे, उसके पीछे जो मैप लगाए थे उस मैप में वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए थे, पूरे कश्मीर को वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिए थे। तो उस समय जो हमारे जो एनएसए थे अजीत डोभाल, वो मीटिंग को बीच में छोड़कर हट गए थे कि हम इसमें, जब पाकिस्तान के जो एनएसए जो थे जब उसको वो संबोधित कर रहे थे जब अपना भाषण, तो इंडियन एनएसए उसको छोड़ देते, तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता, पाकिस्तान सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज कौन है, चाइना। चाइना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और ये एससीओ इसी का डोमिनेटेड है, तो ये इसको भी साथ में लेकर चलना। जैसे अभी भी देखो, अभी कल ही जो अपना बॉर्डर मीट हुआ, जो कि बिना कोई रिजल्ट का हो जाए, बाद और भी आया कि चाइना जो है वो ये डोकलाम में भी रोड बना, हाईवे बना रहा है। वहाँ जो अपना जो ये पेंगोंग टोसो जो साल्ट लेक है, वो क्या है, 1/3 इंडिया का पार्ट है और 2/3 चाइना। यहाँ पे चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, नेवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये सब भी यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा अगला जो चैलेंज है वो है वेस्ट एंड यूएस, क्योंकि वेस्ट, जैसे अभी हाल ही में, ये अभी अगर आप लोग ध्यान न्यूज देखते हो करंट अफेयर, तो अभी यूके में क्या चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग चल रहा है। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो ट्रूस है, एंड्रयू ट्रूस, वो बोले कि हम इंडिया और इंडोनेशिया जैसे स्विंग स्टेट को जवाब देना चाहते हैं। इसीलिए हम ये लोग इंडिया को स्विंग स्टेट बोलते हैं, मतलब कि इंडिया को ये आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता है, ये अपने फायदे के अनुसार चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनको दिखाना कि हम सारे ये क्या, कि हम मल्टी अलाइनमेंट्स में हैं, हम किसी एक के साइड में नहीं है। हमारे लिए जितना बेस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे रीजनल कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम चाइना रशिया के अगेंस्ट में नहीं जाकर एक न्यूट्रल स्टैंड अपनाए हुए हैं, तो ये सब के कारण ऐसा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है, जो कि इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा इशू बनता है। और इंडिया अभी किसको फॉलो कर रहा है, नाम, एंड नाम को ये क्या डेवलप कर दिया है, माम, मल्टी अलाइन, जो कि हम मल्टी अलाइन करेंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन करेंगे। तो ये मेजर चैलेंजेस और स्कोप इंडिया के लिए है कि इससे इसका सिक्योरिटी, एनर्जी, जियो पोलिटिकल, ट्रेड ऐसा में होगा। और इंडिया के लिए अगर वे फॉरवर्ड का बात करें, आगे देखा जाए, तो इंडिया को सबको साथ में लेकर चलना होगा, ना कोई और इवन कि इंडिया जैसे अभी इंडिया के लिए एससीओ मेंबरशिप फायदेमंद भी है, क्योंकि चाइना जो है वो एससीओ में, अगर इंडिया मीटिंग में जाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जाएंगे, तो चाइना यहाँ पे जैसे जैसे ब्रिक्स का होता है उस तरह यहाँ पे भी वो इंडिया के लिए बॉर्डर पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, और दोनों कंट्री आपस में मिलकर ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एससीओ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है, उस तरह एससीओ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा,
जहाँ पे कि हेड ऑफ द स्टेट मिलकर बात करें। इवन कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट से भी मिलने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आप पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट से मिलकर बात कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे मौका दोनों देशों के हेड ऑफ द स्टेट हैं वो मिलकर, या और भी जो डिप्लोमेट्स हैं ये सब मिलकर 1 to 1 टॉक करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। एससीओ क्या है, और जो अगले मेंबर जो हैं, अब एससीओ में टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, 10 मेंबर हो जाएंगे बेलारूस को मिलाकर। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, आपके लिए फायदा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।